बच्चों, हम कृतिका पाठ्य पुस्तक जो है आपके, उसका पहला अध्याय इस जल प्रलय में के 3 भाग पढ़ चुके हैं। आपको वे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इस कक्षा में मैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर आपको कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु को बाढ़ का बहुत अधिक अनुभव हुआ था, क्योंकि जिस क्षेत्र में वे रहा करते थे उसके आसपास के गाँव में बाढ़ बहुत आया करती थी। लेकिन फिर भी बाढ़ का साक्षात अनुभव उन्हें उस समय हुआ जब वे पटना में रहते थे और पटना के राजेंद्र नगर में बाढ़ आई थी। तो इस पूरे पाठ में इस बाढ़ के विषय में ही बताया गया है। यह बताया गया है जब बाढ़ आती है तब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जब बाढ़ आती है तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? जैसे ही लोगों को पता चला कि बाढ़ आने वाली है तो वे क्या क्या तैयारियां करने लगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हो गए कि किस तरह से, क्योंकि बाढ़ तो एक आपदा होती है, एक मुश्किल का समय होता है, तो उस समय कैसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की जाए, कैसे सही सलामत रहा जाए। बाढ़ के पानी से घिरे रहने की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव न हो। जिस समय बाढ़ से घिरे रहेंगे उस समय बाहर आ जा नहीं सकेंगे, तो जीवन के लिए उपयोगी जो वस्तुएं होती हैं, जो कि हमें रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की तैयारी या उन वस्तुओं को पहले से ही घर में ला करके रखा जाता है। अतः वे ईंधन की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर गैस का चूल्हा होता है तो गैस की आवश्यकता है, अगर मिट्टी का चूल्हा है तो लकड़ी उपले इनकी आवश्यकता है। तो ईंधन की आवश्यकता, पीने का पानी, क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत गंदा होता है, नल से पानी की सप्लाई होती नहीं है, इसलिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। मोमबत्ती, क्योंकि जब बाढ़ आती है और आप जानते ही हैं कि पानी में करंट बहुत जल्दी से फैलता है, इसलिए जब कहीं किसी स्थान पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर बिजली को बंद कर दिया जाता है। अगर बिजली बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को करंट लगेगा और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मोमबत्ती की आवश्यकता रहती है, जिससे कि लाइट नहीं आए, उस स्थिति में मोमबत्ती जला करके काम किया जा सके। दिया सलाई, यानी कि माचिस, आलू, सिगरेट और कंपोज की गोलियां। कंपोज की गोलियां केवल उन्हें ही आवश्यकता होती है जिनको कि नींद नहीं आती है। लेखक क्योंकि नींद की बीमारी थी उनको, इसलिए वह अपने साथ कंपोज की गोलियां रखते थे। इत्यादि एकत्र करके सुरक्षित स्थानों पर जाने में लग गए। तो कुछ लोग तो सुरक्षित स्थानों पर चले गए और कुछ लोगों ने अपने घर में ही रहने का निश्चय किया, लेकिन आवश्यकता की सारी वस्तुएं उन्होंने इकट्ठी कर ली, एकत्रित कर ली। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक को यह जिज्ञासा क्यों थी कि बाढ़ का साक्षात रूप कैसा होता है, जब बाढ़ में घिर जाते हैं तब कैसा अनुभव होता है। लेखक ने गांव में रहते हुए बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि इनका जो गांव था वह पर्ती क्षेत्र में था और वहां पर बाढ़ नहीं आया करती थी, इसलिए लेखक को बाढ़ का कोई भी प्रत्यक्ष या साक्षात अनुभव नहीं था। वह उसके आतंक तथा लोगों पर उसके प्रभाव को जानना चाहता था, इसलिए लेखक बाढ़ को बिल्कुल पास से अनुभव करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और लोग इसके लिए क्या कहेंगे। पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। तो लेखक यही देखना चाहता था कि बाढ़ आती है तब कैसा अनुभव होता है, बाढ़ किस तरह से लोगों के घर में घुसती है, किस तरह से पूरे पार्क को कवर कर लेती है, पूरे पार्क को घेर लेती है। कहकर वह रिक्शे पर बैठ गया। वह बाढ़ का रूप देखने तथा उसकी सही जानकारी लेने को उत्सुक था। वह बाढ़ का असली रूप देखना चाहता था और उसकी सही जानकारी लेना चाहता था, क्योंकि इसके बिना वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता था, क्योंकि बिना आंखों देखा हाल जाने वह उसका
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता था, साक्षात अनुभव नहीं कर सकता था। साक्षात अनुभव लेखक को कब हुआ? जब उसने बिल्कुल आंखों के सामने बाढ़ को आते हुए देखा, घरों में घुसते हुए देखा, पार्क में घुसते हुए देखा, बड़ी बड़ी इमारतों में ऊपर तक पानी को चढ़ते हुए देखा, तब उसे बाढ़ का प्रत्यक्ष या साक्षात अनुभव हुआ। बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी इसकी सही जानकारी होना आवश्यक थी। तो बाढ़ से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी बाढ़ की पूरी जानकारी होनी आवश्यक होती है। इसलिए लेखक ने सोचा कि बाढ़ को करीब से देखा जाए, इसीलिए वह बाढ़ को देखने के लिए गया। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, सबकी जबान पर, सबके मुंह पर एक ही बात थी, एक ही जिज्ञासा थी। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। सबको केवल एक ही बात जानने की इच्छा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, कि शहर में पानी कहाँ तक घुस आया है। सब यही जानना चाहते थे कि कौन सी कॉलोनी तक पानी आ गया है और अब कौन सी कॉलोनी में पानी आ सकता है। यही जिज्ञासा सबको थी। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं कि जन समूह जो पटना के रहने वाले लोग थे, सबके मन में एक ही बात थी। तो इस कथन से उन लोगों की मन की कौन सी भावना प्रकट होती है? पटना में बाढ़ आने पर लोग विभिन्न वाहनों द्वारा अथवा पैदल ही पानी देखने आ जा रहे थे। तो लोग वाहनों से भी जा रहे थे और पैदल भी जा रहे थे, लेकिन सबको ही पानी को देखने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। बहुत ज़्यादा पानी देखने का आकर्षण था उनके मन में। सबकी एक ही जिज्ञासा थी, एक ही जानने की इच्छा थी कि पानी शहर में कहाँ तक आ गया है। इस कथन से लोगों के मन की अनेक भावनाएं व्यक्त होती हैं। यह जो एक बात है कि सबको एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है, इससे लोगों की एक ही भावना व्यक्त होती है। वे बाढ़ से भयभीत थे, कि वे बाढ़ से डरे हुए थे, आतंकित थे, यानी कि डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि बाढ़ का पानी नगर को संकट में डाल सकता था। क्योंकि बाढ़ जिसके भी घर में आ सकती थी, उसका ही बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। और जन धन को, जन यानी कि मनुष्य और धन यानी कि पैसा, तो मनुष्यों को और पैसे को भी हानि पहुंचा सकता था। इससे लोगों की सतर्कता तथा सावधानी भी व्यक्त होती है। इस कथन से यह भी मालूम चलता है कि लोग कितने सतर्क थे, कितने जागरूक थे और वे आगे आने वाली जो समस्या थी उसके प्रति कितने तैयार थे उस समस्या का सामना करने के लिए। इससे उनकी सावधानी भी व्यक्त होती है। बाढ़ की सही जानकारी करके वे नगर तथा नगर वासियों की सुरक्षा कर सकते थे। बाढ़ के बारे में उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो जाती तो वे अपने शहर की और शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी कर सकते थे। चौथा प्रश्न देखते हैं, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? मृत्यु का तरल दूत, तरल होता है तरल पदार्थ, आप जानते हैं, पानी जैसा। तो मृत्यु का पानी जैसा दूत बाढ़ के उफनते हुए पानी को कहा गया है। लेखक ने बाढ़ का जो पानी है उसको मृत्यु का तरल दूत कहा है। बाढ़ का पानी विनाशकारी होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी विनाश कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लोगों के मकान खराब कर देता है, वस्तुएं खराब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान बाढ़ से होता है। उससे जन धन की हानि होती है। जन यानी कि मनुष्य और धन यानी पैसा। मनुष्यों की और पैसों की दोनों की ही हानि होती है, दोनों का ही नुकसान होता है। वह अनेक मनुष्यों, पशु पक्षियों इत्यादि की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जो कि बाढ़ में सही स्थान पर नहीं जा पाते, सुरक्षित स्थान पर नहीं जा पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो कि प्रयास करते हैं सुरक्षित स्थान पर जाने का, वे भी नहीं जा पाते, उनके शरीर में घाव हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे बीमार ऐसे होते हैं जिनको कि सही समय पर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह वह मनुष्यों की और पशु पक्षियों की मृत्यु का कारण बनता है। पानी तरल होता है, हम सब जानते हैं।
झाग फेन से युक्त उमड़ती लहरों वाले बाढ़ के इस जल से हो रहे महाविनाश को देखकर इसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। उससे होने वाले महाविनाश को देखकर ही उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। प्रश्न 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। बच्चों, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है। कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी वर्षा नहीं होती, कभी अतिवृष्टि हो जाती है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बचने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? क्या आप उस पर कोई सुझाव दे सकते हैं? मैं कुछ सुझाव दे रही हूँ और कुछ सुझाव आप भी सोच सकते हैं। आपदा आने पर पहले से ही व्यवस्थित प्रयास करने चाहिए। अगर हमें पहले से मालूम है कि कोई आपदा आने वाली है तो पहले से ही व्यवस्थित तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमें प्रयास करने चाहिए। हमारी सरकारी तथा गैर सरकारी आपदा निरोधक संस्थाओं को सदैव सावधान रहना चाहिए। बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं जो आपदाओं के समय लोगों की सहायता करती हैं, तो उन्हें हमेशा आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इस कार्य में काम आने वाले उपकरणों की निरंतर जांच करनी चाहिए। तो आपदा के समय पर सहायता के जो उपकरण होते हैं वे हमेशा तैयार रहने चाहिए, उनकी नियमित जांच होनी चाहिए और नियमित रूप से उन्हें ठीक कराया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर वे सही काम कर सकें। विभिन्न संस्थानों में परस्पर सहयोग यानी कि आपसी सहयोग, आपस में मिलजुल कर और समन्वय होना भी जरूरी है। अलग अलग संस्थाएं आपस में मिल करके काम करें, सहयोग से काम करें, समन्वय से काम करें, तभी काम बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं को पीड़ितों तक पहुंचाने की व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। किसी भी आपदा के समय ऐसे लोग जो कि परेशान हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, उन तक उपयोगी सामग्री पहुंचाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बीमारों और घायलों को लाने ले जाने के लिए साधन जैसे कि नाव, वाहन आदि उपकरण, दवाएं तथा डॉक्टरों की पहले से ही व्यवस्था रहनी चाहिए। तो उस समय जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो सकती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टर, नर्स, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब बच्चों, हम छठा प्रश्न देख रहे हैं। ईह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? यह जो बात है, यह जो कथन है, इस कथन के द्वारा लोगों की किस मानसिकता, लोगों के कौन से विचार हैं जिन पर लेखक ने चोट की है, जिन पर लेखक ने व्यंग किया है? देखते हैं। जब पटना में पुनपुन का पानी घुसकर उसे डुबो रहा था तब किसी गंवार मुस्टंडे ने यह बात कही थी। किसी गांव के मुस्टंडे ने यानी कि मोटे ताजे आदमी ने यह बात कही थी। गांव में बाढ़ आकर प्राय उनको क्षति पहुंचाती रहती है, क्योंकि पटना के आसपास के जो गांव थे वहां पर बाढ़ आती रहती थी, अक्सर आती रहती थी और इस कारण उन गांवों को नुकसान पहुंचाती रहती थी। नगरवासी उनके दुख दर्द पर ध्यान नहीं देते थे। जो शहरों के रहने वाले लोग थे, पटना के रहने वाले लोग थे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि गांवों में बाढ़ आई है, तो वे उनकी कोई भी सहायता नहीं करते थे। अब जब पटना नगर डूब रहा है तो वे व्याकुल हो रहे हैं, तो अब वो बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस कथन से ग्रामीणों तथा नगरवासियों की आपसी कटुता, उनमें आपस में जो कड़वापन है, जो कटुता है, एक दूसरे के प्रति जो सहयोग ना करने की भावना है तथा ऊंचा नीचा समझने की भावना व्यक्त होती है कि नगरवासी, शहर के रहने वाले लोग गांव के लोगों को नीचा समझते हैं, ये मानते हैं ये तो बेकार हैं, किसी काम के नहीं है और उनसे कोई मेल मिलाप, कोई संबंध भी नहीं रखना चाहते। तो यह मानसिकता भी यहाँ पर व्यक्त होती है। उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष,
उनमें आपस में ईर्ष्या की यानी जलन की और द्वेष की यानी कि नफरत की भावना रहती है तथा सहानुभूति के अभाव और आपस में बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रहती। जैसे गांव के लोग हैं वो शहर के लोगों से सहानुभूति नहीं रखते, शहर के लोग हैं वे गांव के लोगों से कोई सहानुभूति नहीं रखते। गहरी मानसिकता रहती है, इस तरह की मानसिकता उन लोगों की होती है, इस तरह की विचारधारा होती है। इस कथन द्वारा इसी मानसिकता पर चोट की गई है। उस ग्रामीण व्यक्ति का जो यह कथन है, उस कथन के द्वारा लेखक ने लोगों की इसी मानसिकता, इसी विचारधारा पर चोट की है। बाढ़ग्रस्त पटना वासियों, बाढ़ में डूबे हुए जो पटना के रहने वाले लोग थे, उनके प्रति भी उस ग्रामीण के मन में कोई सहानुभूति तथा दुख नहीं है। तो पटना के लोगों को परेशान देख करके वह व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा। वह यह कह रहा है कि जब हम परेशान होते हैं तब क्या तुम हमारे लिए जरा भी सोचते हो, हमारी कोई सहायता करते हो? अब बताओ, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तो तुम्हारा पटना भी बाढ़ में डूब रहा है। 7वां प्रश्न, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो सारी दुकानें बंद हो रही थी, दुकानों के जो मालिक थे वे अपना अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे थे और अचानक से दुकानों की बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन पान की दुकान की बिक्री क्यों बढ़ गई थी? पुनपुन में बाढ़ आई हुई थी, पटना डूब रहा था, दुकानदार अपने सामान की सुरक्षा में लगे थे, उनका ध्यान सामान बेचने पर नहीं था। ग्राहक भी बाढ़ के बारे में जानने को उत्सुक थे तथा चीजें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि इन लोगों को बाढ़ आने की सूचना काफी पहले मिल चुकी थी। इसीलिए आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं ये पहले ही अपने घर में इकट्ठी कर चुके थे। इस कारण अब सभी जो नगरवासी थे, पटना के रहने वाले लोग थे, तो उन्हें खरीदने और बेचने में ज्यादा रुचि नहीं थी, अतः खरीद बिक्री बंद थी। पान की बिक्री अवश्य बढ़ गई थी, लेकिन पान की दुकान पर बिक्री बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ देखने आ जा रहे थे। क्योंकि बाढ़ को देखने के लिए जो लोग आ जा रहे थे वे पान की दुकान पर खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए पान खा लेते थे और वहां पर खड़े लोगों से हालचाल भी पूछ लेते थे। रेडियो पर होने वाली घोषणाएं सुन रहे थे तथा समय बिताने के लिए बार बार पान खरीद कर खा रहे थे। प्रश्न 8, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? लेखक को जब मालूम चला कि उसके घर में भी बाढ़ आ सकती है तो उसने क्या क्या इंतजाम किए बाढ़ से बचने के लिए या बाढ़ के समय में भी सुरक्षित रहने के लिए? लाउड स्पीकर पर हुए ऐलान को सुनकर लेखक को निश्चय हो गया कि पानी उसके निवास के आसपास भी घुस सकता है। जहां वे रहते थे वहां भी पानी घुस सकता था। उसने तुरंत पत्नी से रसोई गैस के बारे में पूछा, क्योंकि रसोई गैस बहुत ज़रूरी होती है और अगर बाढ़ आई हुई हो और अपने घर की रसोई गैस ख़त्म हो जाए तो फिर कैसे काम चले? फिर तो अगर हमारे पास खाने की चीज़ें भी हैं तो भी उन्हें पकाया नहीं जा सकता। इसलिए लेखक ने सबसे पहले तो रसोई गैस के बारे में पूछा। उसने खाना बनाने के लिए ईंधन यानी कि गैस, कैरोसिन, स्टोव की व्यवस्था की। बिजली जाने की स्थिति में प्रकाश के लिए दिया सलाई तथा मोमबत्ती तथा भोजन के लिए आलू और पीने के पानी का प्रबंध किया। ये वे वस्तुएं थीं जो कि बहुत आवश्यक थीं, क्योंकि सब्जी नहीं मिलेगी इसलिए आलू रहने चाहिए। आलू काफ़ी समय तक खराब नहीं होते हैं, हरी सब्जी कोई मिलती नहीं है उस समय पर, और ईंधन होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए। समय बिताने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं भी खरीद ली अपना समय व्यतीत करने के लिए, क्योंकि अगर बाढ़ ज़्यादा समय तक रही और घर से बाहर निकला नहीं जा सका तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अपना समय बिताने के लिए उन्होंने पत्र पत्रिकाएं भी खरीद ली। नींद लाने के लिए कंपोज की गोलियां खरीद ली, क्योंकि उन्हें नींद ना आने की परेशानी थी, इसलिए कंपोज की गोलियां भी खरीद कर रख ली। पानी अधिक बढ़ने की अवस्था में मकान की छत पर जाकर रहने का प्रबंध भी देख लिया कि अगर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और घर को छोड़ करके छत पर रहना पड़ा तो छत पर जाकर भी उन्होंने व्यवस्था देख ली।
प्रश्न 9 देखिए बच्चों, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ कौन कौन सी बीमारियां लेकर के आती है। बाढ़ आने पर उससे प्रभावित क्षेत्र में गंदे पानी के आने जाने के कारण पैर पकने सड़ने की बीमारी खूब फैलती है, क्योंकि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होता है वहां पर लोगों का पैर पानी में काफ़ी रहता है, क्योंकि वे कैसे भी चाहे सुरक्षित स्थान पर भी जाएंगे तो भी गंदे पानी में ही होकर जाएंगे। इस कारण से पैरों के पकने और सड़ने की बीमारी बहुत फैलती है। पीने के पानी की अस्वच्छता, क्योंकि पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता, नल से पानी आ नहीं सकता, तो इस कारण से उल्टी, दस्त, हैजा इत्यादि बीमारियां भी फैल जाती हैं, यानी कि पेट से संबंधित रोग भी फैलते हैं। गंदगी तथा मच्छरों के बढ़ने के कारण, क्योंकि बाढ़ के कारण एकदम से मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं जहाँ पर भी पानी रुका हुआ रहता है वहाँ पर मच्छर पनपने लग जाते हैं, तो बाढ़ के कारण मच्छर आने लग जाते हैं, उनके कारण मलेरिया, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो बाढ़ से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो पाठ में एक घटना ऐसी आई है, जबकि ऐसे ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में लेखक राहत वाली नाव में गए थे, वहां से बीमार लोगों को ला करके कैंप में पहुंचाना था। तो एक बीमार नौजवान को जैसे ही नाव में बिठाया गया, उसका कुत्ता भी उसके साथ में आ गया। यही घटना है, इसका उत्तर देख लेते हैं। बीमार नौजवान के साथ कुत्ता भी नाव में चढ़ आया। डॉक्टर के मना करने पर नौजवान पानी में कूद गया और उसके नाव से कूदते ही कुत्ते ने भी पानी में छलांग लगा दी। डॉक्टर नहीं चाहता था कि कुत्ते को नाव में बिठाया जाए, लेकिन कुत्ते को ना बिठाने की स्थिति में उसका मालिक पानी में कूद गया और बोला कि मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और मालिक के पानी में कूदते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, और ऐसा लगा जैसे उस कुत्ते का तात्पर्य यह है कि अगर मेरे मालिक को नहीं लेकर जाओगे तो मैं भी तुम्हारी नाव में नहीं जाता। यह घटना थी। नौजवान तथा उसके कुत्ते के इस काम से दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव प्रकट हुए हैं। एक दूसरे से उनको कितना प्रेम था, कितनी सहानुभूति थी, कितना अच्छा भाव था। नौजवान कुत्ते को इतना चाहता था कि उसके बिना वह इलाज के लिए नाव पर अकेला जाना नहीं चाहता था। कुत्ता भी स्वामी भक्त था, वह भी अपने स्वामी से, अपने मालिक से बहुत प्रेम करता था। वह भी अपने मालिक के बिना नाव पर रहना नहीं चाहता था। इससे उनकी आपसी आत्मीयता, निकटता तथा स्नेह आदि की भावनाएं व्यक्त हुई हैं कि पशु में और मनुष्य में भी कितनी आत्मीयता, कितना स्नेह हो सकता है, यह बात हमें इस घटना से पता चलती है। प्रश्न 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, तो लेखक चाहता था कि किसी प्रकार से वह इन स्मृतियों को कहीं पर अपने लिए सुरक्षित रख ले। उसके पास मूवी बनाने का कैमरा होता तो वह इन घटनाओं को कैमरे में कैद कर लेता, लेकिन उसके पास मूवी बनाने का कैमरा भी नहीं है। अब वह सोचता है कलम हो तो कलम से ही लिख लूं, लेकिन कलम भी चोरी चली गई। लेकिन अंत में लेखक कहता है अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है इन यादों को सुरक्षित रखने के लिए। इसका कारण क्या है? अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा, बहुत तेज इच्छा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? पहले तो लेखक मूवी कैमरा से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं तो कोई भी याद को सहेज कर नहीं रखना चाहता। इसका कारण क्या था? बाढ़ का पानी बढ़ रहा था, चारों ओर बाढ़ का पानी बढ़ रहा था, चारों ओर चीख पुकार मची थी, शोरगुल, कलरव और कलकल की आवाजें थीं, चारों तरफ शोर शराबा था और पानी की आवाजें थीं। एक क्षण लेखक के मन में विचार उठा कि उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होते तो वह इन दृश्यों तथा ध्वनियों को संजोकर रख सकता
था, यानी कि भविष्य में कभी उसे याद आती तो इन दृश्यों को वो फिर से देख सकता था। परंतु दूसरे क्षण ही उसने इस विचार से मुक्ति पा ली, यानी कि इस विचार को छोड़ दिया। उसकी कलम भी खो गई है, वह इस बाढ़ पर कुछ लिख भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कलम भी नहीं है और इसलिए वह इस बाढ़ पर कुछ भी नहीं लिख सकता। लेखक ने माना कि वह डरपोक है, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत डरपोक था। बाढ़ के विनाश और उससे पीड़ितों के कष्ट को रिकॉर्ड करने का साहस उसमें नहीं है। उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि दुखी लोगों के दुख को वो कैमरे में कैद कर सके। वह बाढ़ को प्रत्यक्ष देखना और भोगना चाहता है। वह तो बाढ़ को केवल प्रत्यक्ष अपने सामने देखना चाहता है और उसको भोगना चाहता है कि लोग कैसा अनुभव करते हैं जब वे बाढ़ में फंसे होते हैं। उसकी सजीव अनुभूति चाहता है, वह तो उसकी सजीव अनुभूति चाहता है, अपने सामने ही उस अनुभव को ग्रहण करना चाहता है। इस कारण अपनी तीव्र उत्कंठा से वह शीघ्र ही मुक्ति पा लेता है। इस कारण से अपनी तीव्र उत्कंठा से, तीव्र इच्छा से वह जल्दी ही मुक्ति पा लेता है कि मेरे पास मूवी रिकॉर्डर होता तो मैं इसकी मूवी बना लेता। प्रश्न 12, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना को उल्लेख कीजिए। मीडिया क्या होता है बच्चों? मीडिया होता है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न पे बहुत सारे चैनल होते हैं जिनमें कि हमें बार बार समाचार दिखाए जाते हैं। तो जो समाचार चैनल होते हैं उन्हें मीडिया कहा जाता है। इसके अलावा समाचार पत्र जो होते हैं उन्हें भी मीडिया कहा जाता है। एक तरह से पत्रकारिता जिसके द्वारा हमें कि समाचार प्राप्त होते हैं। तो मीडिया अधिकतर हमारी सहायता ही करती है, क्योंकि वह देश विदेश में होने वाली घटनाओं से हमें परिचित कराती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मीडिया जब हमें किसी घटना के विषय में बताती है तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। ऐसी ही किसी घटना का हमें उल्लेख करना है। मीडिया द्वारा किसी घटना की सजीव प्रस्तुति की जाती है। मीडिया किसी भी घटना को बिल्कुल सजीव दिखाता है, यानी कि हमें उस घटना के दृश्य भी दिखाता है। इससे दर्शकों तथा पाठकों को सच्चाई का पता चलता है कि वास्तविकता में क्या हो रहा है, यह पता चलता है। तथा वे शिक्षित प्रशिक्षित भी होते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी जो होते हैं, मीडिया में काम करने वाले लोग, वे शिक्षित होते हैं और प्रशिक्षित होते हैं, यानी उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि सामान्य जनता को हमें क्या चीज़ दिखानी है। किंतु कई बार उस कारण को समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। कुछ समय पूर्व, यानी कि कुछ समय पहले एक चैनल द्वारा दिल्ली में एक दुर्घटना को दिखाया गया था। इसमें एक कार चालक ने सड़क के किनारे किसी बस की प्रतीक्षा में खड़े हुए व्यक्ति को कुचल दिया था। एक कार चलाने वाले व्यक्ति ने एक दूसरा व्यक्ति था जो कि बस के इंतजार में खड़ा हुआ था, उसे कुचल दिया था। उसने अपनी कार को बार बार मोड़कर उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया तथा अत्यंत नृशंसता पूर्वक, बहुत ही कठोरता पूर्वक, बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल दयाहीन भाव से, बहुत ही खराब तरीके से उस व्यक्ति को मार दिया। बाद में वह कार से उतरकर उसके शव के ऊपर कुछ समय तक नाचता भी रहा। इतनी बुरी तरह से उसने वहां पर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना ने अनेक बच्चों तथा कमजोर मन वाले स्त्री पुरुषों को जो कि टीवी देख रहे थे झकझोर दिया। इस घटना को टेलीविज़न में देख करके छोटे बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनका दिल कमज़ोर था, वे बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर गए। बच्चों के कोमल मन पर इसका अत्यंत दुष्प्रभाव हुआ, बहुत बुरा प्रभाव उनके मन पर पड़ा। ऐसे दृश्यों का यथार्थ प्रदर्शन कोमल मन पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे दृश्यों का कभी भी वास्तविक दृश्य हमारे सामने नहीं दिखाया जाना चाहिए। वहीं कुछ क्रूर अपराधी इससे अपराध करने का नया तरीका भी सीखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। वे अगर इस तरह के दृश्य देखते हैं तो उनको भी कुछ नया अपराध करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए इस तरह की घटनाएं टेलीविज़न पर और मीडिया में नहीं दिखाई जानी चाहिए।
अब बच्चों प्रश्न 13 है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। बच्चों आपने अगर किसी भी तरह की कोई आपदा देखी है, कभी किसी बाढ़ का अनुभव किया है, अकाल का अनुभव किया है, किसी बीमारी का अनुभव किया है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोरोना की बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आपने इस बीमारी का कोई साक्षात अनुभव किया है, अपने आस पड़ोस में लोगों को इससे परेशान होते हुए देखा है, तो आप इस पर इसी प्रकार से जिस तरह से लेखक ने यह रचना लिखी है, इसी तरह की एक रचना आप भी लिख सकते हैं। आप इस पूरी घटना का, पूरे आपदा काल का वर्णन कर सकते हैं। इससे आपकी लेखन शैली बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, बहुत ज़्यादा परिष्कृत होगी। तो बच्चों हमने पहला अध्याय इस जल प्रलय में पूरा पढ़ लिया है और उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी और इसके बाद वाला पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।